हेलो फ्रेंड्स, जेआईबी का पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसी के मॉड्यूल डी का यूनिट 36 का पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, और एक और चीज कि फ्यूचर, और इससे पहले हमने पार्ट 1 में कहाँ पे कंप्लीट किया था, हमने ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे कंप्लीट किया था ना। ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर क्या होता है और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिफरेंस होता है, तो उस पर क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। तो फ्यूचर ऑलमोस्ट जो उसके फीचर्स हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, वो सेम टू सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। इसमें भी आपको फ्यूचर में कोई रिस्क है उससे प्रोटेक्शन मिलती है, ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये स्टैंडर्डाइज होता है। स्टैंडर्डाइज मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके थ्रू उसकी ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, यही एक मेन डिफरेंस है। तो इसमें एक टाइप का लीगल एग्रीमेंट बन जाता है, टर्म्स और कंडीशन बेटर वे में डिफाइन होती है। क्योंकि जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो तो एक अच्छी टर्म्स और कंडीशन बताएगा एज कम्पेयर टू कोई अगर बायर सेलर डायरेक्टली अगर बात करें। ठीक है, तो टर्म्स कंडीशन अच्छे से डिसाइड हो जाती है और ये कम रिस्की है क्योंकि इसमें डिफॉल्ट कर जाता है हमारा बायर सेलर, पर इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज है वही आपकी पेमेंट की गारंटी देता है। तो ये बेटर वे में सेफ आप बोल सकते हैं, सेफ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में ही काम करता है। तो फ्यूचर और फॉरवर्ड का जो बेसिक डिफरेंस है वो तो मैंने आपको बता दिया। ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये भी एक टाइप का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट ये स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब नेशनल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये बेचा खरीदा जाएगा। इसमें एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में कि किसी असेट्स को, और पहले से जो है रेट वो भी डिसाइड हो जाता है जब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं ना उसी टाइम पे। जैसे मैंने ज्वेलर शॉप का एग्जांपल दिया तो 40,000 आज ही हमने डिसाइड कर लिया, पर होगी का पेमेंट 6 मंथ बाद जब हम बनाएंगे ज्वेलरी। ठीक है, तो बात आज ही हो जाती है, लेकिन जो उसका सेटलमेंट है वो फ्यूचर रेट में होता है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। क्या रेट है वो आज ही डिटरमाइन हो जाएगा, लेकिन पेमेंट उसका कब होता है, फ्यूचर रेट में होता है। और इसमें भी जो असेट्स हैं वो जिसमें जिसकी बात की जाती है वो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं और कमोडिटीज हो सकती है। कमोडिटीज वही गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सब। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हमने देखे किस तरह के ये सब शेयर्स, ये बाकी की चीजें, वो सब आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और ये कमोडिटीज में आ जाता है। फ्यूचर हमारा होता है एक तो करेंसी फ्यूचर, दूसरा हमारा फ्यूचर है आपका ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। और दो है करेंसी और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। फिर अगला आपका आ जाएगा, अगला प्रोडक्ट आ जाएगा ऑप्शन। तो पहले फ्यूचर वाले को देख लेते हैं। तो फ्यूचर का यहाँ पे आपने देख लिया, करेंसी फ्यूचर कैसे काम करता है। करेंसी फ्यूचर में क्या होगा कि दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड दैट स्पेसिफाई द प्राइस इन वन करेंसी एट विच अनदर करेंसी कैन बी। तो इसमें आज ही डिटरमाइन हो जाएगा दो पार्टीज के बीच में। सो करेंसी फ्यूचर में क्या होगा, इसमें जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो ये जो फ्यूचर है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप एक करेंसी फ्यूचर खरीदोगे और जिसके तहत आपका पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि एक, जैसे मान लीजिए कोई करेंसी लेनी डॉलर, तो $1 को आप कितने रेट में खरीदोगे, 75 कोई डील हो गया तो उसी रेट पे फिर आपको वो मिलेगा। इस तरह से काम करता है। तो इसमें क्या होगा कि कोई करेंसी होगी और जो आपको अभी नहीं बाद में किसी फ्यूचर रेट में लेनी है, उसका सेटलमेंट जो है उसको खरीदना या बेचना है वो फ्यूचर रेट में होना है। तो उसके प्राइस के रिगार्डिंग आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके प्राइस को लेकर आप रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये करेंसी मेरे को कितने में पड़ेगी। जैसे डॉलर और रुपीस है तो ये करेंसी किस में पड़ेगी, और ये लीगली बाइंडिंग है, मतलब प्रॉपर ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो पार्टीज है इसकी, बायर और सेलर है, उनको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो भी है कंडीशन सब कुछ माननी पड़ती है। जैसे उसका एक्सपायरी डेट क्या है, कितने का अमाउंट है, क्या उसका प्राइस डिसाइड हुआ है, क्या सेटलमेंट डेट होगी, तो वो सारी चीज़ें दोनों पे लीगली बाइंडिंग होती है। और जो करेंसी फ्यूचर है ये नॉन स्टैंडर्डाइज करेंसी फॉरवर्ड से डिफरेंट होते हैं। करेंसी फॉरवर्ड कौन से होंगे, ये नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं और ये ओवर द काउंटर में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब बायर सेलर जानते हैं एक दूसरे को। और करेंसी फीचर की बात करें तो ये उनसे अपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज में इसकी ट्रेडिंग होती है। तो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, ओवर द काउंटर ये जो फ्यूचर है और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इसमें डिफरेंस देखते हैं। फ्यूचर जो है स्टैंडर्डाइज होते हैं, यानी कि आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी आपको मिलेंगे। ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, इसमें बायर और सेलर की डायरेक्ट डील होती है। इसका मैच्योरिटी डेट फिक्स रहता है। ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका मैच्योरिटी डेट पहले से फिक्स होगा, एनएससी इनके द्वारा। ये फ्लैक्सिबल मैच्योरिटीज होती है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना मैच्योरिटी डेट चेंज कर लेते हैं। ये इनकी जो ट्रेडिंग है वो एक्सचेंज में होगी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया नेशनल बॉम्बे, वहाँ इसकी ट्रेडिंग होगी। अगर इसकी बात करें तो इसकी ट्रेडिंग होगी हमारी ओवर द काउंटर, बायर और सेलर डायरेक्टली इसकी ट्रेड करेंगे। इसमें इनिशियल मार्जिन का जरूरत है। ठीक है, इनिशियल मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा एंड विच इज मार्क टू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से मार्केट जो मार्जिन डिसाइड होगा, इसमें कोई मार्जिन को पे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बायर सेलर डायरेक्टली बात करें तो एज सच कोई मार्जिन का जरूरत इसमें नहीं रहता है। इसमें क्योंकि ये एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग होगी तो एक्सचेंज आवर्स क्या है उसी के हिसाब से जो टाइमिंग है वो मैच करती है, उसी टाइम पे आप ट्रेड कर पाओगे। इसमें 24/7 कभी भी बायर सेलर जाके अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। काउंटर पार्टी अननोन, इसमें आप बस स्टॉक एक्सचेंज को जानते हैं पर आप नहीं जानते कि सेलर कौन है, या बायर सेलर को नहीं, बायर सेलर को नहीं, और सेलर बायर को नहीं जानता। इसमें इसमें काउंटर पार्टी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, वो एक दूसरे को जानते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया फ्यूचर और फॉरवर्ड में। तो ऑलमोस्ट काम दोनों एक ही तरह से कर रहे हैं। फ्यूचर में जो रिस्क है उससे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पर ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में है और ये नॉन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में है।
इसमें बायर सेलर जिसको नहीं जानते, वो सिर्फ काउंटर इंटरमीडिएटरी यानी कि अपने स्टॉक एक्सचेंज को जानते हैं, और इसमें जो है बायर सेलर एक दूसरे को डायरेक्टली जान के बात करते हैं। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको पूरा समझाने के लिए। मान लीजिए कोई एफएक्स फ्यूचर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदा किसी ने यूएस डॉलर खरीदने के लिए, ठीक है, और जो रेट है वो 75.5 डिसाइड हो गया, मतलब जो बायर है वो एग्री कर रहा है कि वो यूएसडी $1000 को इस रेट पे बाई करेगा, ठीक है। तो बायर एग्री कर रहा है। ये 1000 यूएसडी क्यों बोला, क्योंकि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो फ्यूचर है उसमें जो रेट्स हैं ट्रेडिंग के, यूएसडी 1500 मिनिमम, इस तरह के जो रेट्स हैं, मतलब इस तरह का लॉट तो आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए 1000 जो यूएसडी है उसके लिए आपको 75.5 ऐसे पे करना पड़ेगा, इसके लिए बायर एग्री हो जाता है। और अब बायर वेट करेगा, ठीक है, जो भी टेनर होगा, जो भी टाइमिंग होगा एक्सपायरी टाइम, उस टाइम पे अगर मान लीजिए रेट बढ़ गए, 76 हो गए या 74 हो गए, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो मान लीजिए वो बाई कर रहा है कितने में, 75.5 पे, इस रेट का उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं जो है डॉलर बाई करूंगा किसमें, 75.5 रुपीज में, ऐसा करके उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया बैंक से। अब मान लीजिए एक्सपायरी डेट था 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद जो है $1 का रेट मान लीजिए 74 है, कि मतलब $1 अगर आप बाई करना चाह रहे हैं तो आपको 74 रुपीज पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 74 में ही जो है, सॉरी 75.5 में ही $1 खरीदूंगा आपसे, तो वो इस मार्केट रेट के साथ नहीं जा सकते, उनको 75.5 ही देना पड़ेगा $1 के लिए, भले ही मार्केट में रेट 74 क्यों ना हो, ठीक है, वो उनको मानना ही पड़ेगा बायर को। और मान लीजिए अगर 76 चला गया, तब बायर का इसमें फायदा है, क्यों, क्योंकि मार्केट में जो लोग हैं उनको $1 के लिए 76 पे करना पड़ रहा है, लेकिन वो जो बायर है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको 75.5 रुपीज में ही $1 मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से काम करता है। तो इसमें डिपेंडेंसी है कि क्या है, पर दोनों को, बायर और सेलर को ऑब्लिगेशंस रहता है कि उनको मानना ही पड़ेगा। यही डिफरेंस होता है ऑप्शन और फ्यूचर में। ये क्या है, ये टाइप का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। एक इसी तरह का हमारा ऑप्शन भी आता है, ऑप्शन अभी हमारा इसके बाद होगा शायद, नेक्स्ट टॉपिक इसका ऑप्शन है, फिर इसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है, हाँ उसके बाद ऑप्शन होगा। तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह से काम करता है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा हम ऑप्शन देखेंगे, फिर ये जो ऊपर का एक पेज का टॉपिक है इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ये फ्यूचर से क्यों डिफरेंस है। ये फ्यूचर वाले में क्या आ रहा था कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको पेन से लिखा था, तो इसमें क्या हो रहा था कि डील कर ली बायर ने सेलर के साथ, बैंक के साथ मान लीजिए, डील कर ली, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया रेट को लेके, प्राइस को लेके, करेंसी के, ठीक है। तो डील के हिसाब से बोला कि $1 उसको 75.5 रुपीज में मिलेगा, लेकिन जो सेटलमेंट था मान लीजिए 3 महीने बाद था, तो 3 महीने बाद $1 का कीमत मार्केट में हो गया 74। तो क्योंकि उसने उसने डील की हुई है 75 में, क्योंकि उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है, तो उसको फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही जाना पड़ेगा, उसको $1 के लिए 75.5 ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में इसका लॉस ही हो गया एक तरह से, क्योंकि मार्केट में वो प्रोडक्ट 74 का मिल रहा है $1, और उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको 75.5 पे करना पड़ रहा है, $1 में उसको 1.5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसका उल्टा सीन हो जाता, मान लीजिए मार्केट का जो रेट है डॉलर का 76 चला जाता, मतलब $1 के लिए 76 रुपए पे करने पड़ते, तो उसमें उसका फायदा हो जाता, क्यों, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको 75.5 रुपीज पे करने पड़ेंगे $1 के लिए, और अगर मार्केट से लेता तो 76 यानी 50 पैसे ज्यादा उसको पे करने पड़ते मार्केट में, तो इस केस में उसका फायदा हो गया, ठीक है। चाहे फायदा हो या नुकसान हो, दोनों ही केसेस में बायर को मानना पड़ेगा, दोनों ही केसेस में इसको बोलना पड़ेगा यस। ये कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे मना करके नहीं जा सकता कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ नहीं, इस तरह से कोई नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि ये है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसी के साथ अगर हम बात करते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्शन, अगर मान लीजिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन आपस में काफी मैच करते हैं, तो इसीलिए मैं ऑप्शन वाले को आपको ये समझा देती हूँ कि ऑप्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर ये होता, तो उस रेट में जो हमारा बायर था, जब इस केस में जो हमारा बायर था, तो जब उसका बात हुआ था तो डील कितने में हुआ था, 75.5 में हुआ था। लेकिन मार्केट में अगर $1 का कीमत 74 होता, तो इस टाइम पे बायर का राइट होता कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को नो बोल सकता है और कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी जा सकता है। यानी ऑप्शन में बायर की मर्जी होती है, इसमें सेलर की कोई मर्जी नहीं, इसमें बायर की मर्जी होगी। बायर का राइट है उसको बाय करने का, अगर वो चाहेगा तो उस रेट पे उसको खरीदेगा, या सेलर का राइट होगा, डिपेंड करेगा वो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है। ऑप्शन भी दो तरीके का होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन, वो भी आएगा हमारा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर ये होता, तो उसमें क्या होता कि बायर का राइट होता, बट उसकी ऑब्लिगेशन नहीं होती। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि जो दो वर्ड है हमारे यहाँ पे लिखा भी है कि राइट और ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो राइट और ऑब्लिगेशन में डिफरेंस क्या है, राइट वर्ड का मतलब होता है मेरा हक, मेरी मर्जी। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, मतलब मानना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है, बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, जैसा बोला है वो सबसे करना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है राइट और
तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें बायर का राइट है बट उसका ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब बायर की मर्जी है तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाएगा। उसको लगता है कि नहीं मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में लॉस है, मेरे को वैसे ही मार्केट से ले लेना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर भी कर सकता है, तो वो होते हैं ऑप्शंस। तो नाम से लग रहा है ऑप्शन, मतलब इसमें ऑप्शन दिया जाएगा किसको, किसके लिए ऑप्शन है, ये ऑप्शन है बायर के लिए। क्या ये सेलर के लिए ऑप्शन है? नो, ये सेलर के लिए ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अगर बायर बोल रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाऊंगा तो सेलर को बोलना पड़ेगा यस। बायर बोल रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं जाऊंगा, तब भी सेलर को बोलना पड़ेगा यस। सेलर उसको जिद नहीं कर सकता कि नहीं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना पड़ेगा, अगर वो जिद कर सकता है सेलर तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ऑप्शन फ्यूचर ऑलमोस्ट सेम तरह से काम करते हैं, ये दोनों ही हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो है ट्रेडिंग होता है, खरीदा बेचा इसको स्टॉक एक्सचेंज में जाता है। पर सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही हो गया बायर और सेलर के राइट्स का। ठीक है, तो ये जो बायर है उसकी मर्जी होगी, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट अपने फायदे के लिए लगता है तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाएगा, अगर उसको लॉस लगता है तो वो नहीं भी जाएगा। बहुत डिटेल में इसको बता रखा है आपका कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के थ्रू। पर जो बेसिक ऑप्शन का यही है कि जो बायर है वो डिसाइड करेगा, अगर उसको लगता है कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना फायदेमंद है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यस बोलता है, अगर उसको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना मेरे को लॉस है तो कॉन्ट्रैक्ट का इग्नोर करके मार्केट से भी वो ले लेता है। सेलर दोनों ही सूरतों में यस उसको बोलना पड़ेगा, सेलर उसको मना नहीं कर सकता। बायर बोल रहा है नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सेलर उसको कुछ नहीं बोल सकता, ओके, उसको ओके ही बोलना पड़ेगा। इस तरह से काम करता है। तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ऑप्शन किसको दिया जाता है, बायर को दिया जाता है, कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाए और चाहे तो ना जाए। बायर चेक करेगा मेरे को ज्यादा फायदा किस में, क्या मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में जाने में फायदा है या नहीं है, तो उस हिसाब से वो जो बायर डिसाइड करता है। इस तरह से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। पर हाँ, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही थी फ्यूचर और ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। जो नीचे आपको समझा रहा था वो वही है कि दोनों के बीच में जो डील हुई थी वो इस रेट को लेके हुई थी 75.5। अगर मान लीजिए रेट 74.5 आ जाता है कि बाई करना पड़े, मतलब यूएसडी क्या है अप्रिशिएट डेप्रिशिएट होगी, कम होगी ना, 75 से 74 पे चलेगी, तो डेप्रिशिएट होगी, फिर भी उसको जो है जिस रेट पे उसने लॉक किया 75.5 उसी रेट पे उसको बेचा जाएगा, क्योंकि बायर ने एग्री किया ना कि मैं 75.5 पे खरीदूंगा, तो जो बैंक है उसको उसी रेट पे बेचेगा। और 74.5 हो तब भी उसको महंगे रेट पे बेचा जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मान लो जो यूएसडी वो अप्रिशिएट कर जाए 76, तब भी वो उसको 75.5 में ही बेचेगा। तो इसमें डिपेंडेंसी है, लक वाली बात है। पर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह से काम करता है। और सेलर बायर को एक कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है तो उसके लिए वो उसको प्रीमियम चार्ज करता है। ठीक है, तो जो फ्यूचर वाले जो प्रीमियम होते हैं, मतलब जो बैंक ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सुविधा दे रहा है वो फ्री में नहीं, बैंक उससे कुछ फी चार्ज करेगा। ठीक है, और ये जो फ्यूचर का जो प्रीमियम होता है, जो फी होती है कंपेरेटिवली लेस होती है अगर हम कंपेयर करें ऑप्शन का, क्योंकि ऑप्शन में तो हमेशा बायर का बेस्ट बेनिफिट इसमें मिलता है, पर इसमें हमेशा बेस्ट बेनिफिट नहीं होता। यहाँ पे हमने दो सीन देखे, सीन वन में तो जो है बायर को लॉस था क्योंकि मार्केट में 74.5 में मिल रहा है $1 और बैंक के थ्रू उसको 75.5 में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस है फिर भी उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर चाहे तो उसको प्रॉफिट भी हो सकता है 76, अगर मार्केट में रेट जो है 76 होता है और उसको $1 के लिए 75.5। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का सिनेरियो, पर दोनों ही केसेस में जो है बायर का लॉस भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। ये फ्यूचर वाले की बात हो रही है, और ऑप्शन में जो है हमेशा बायर बेस्ट बेनिफिट लेगा, और कॉन्ट्रैक्ट के साथ फायदा है तो वो उसको जाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो वो नहीं जाएगा। इस तरह से काम करता है। तो पहला हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया करेंसी फ्यूचर। सेकेंड आता है हमारा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर क्या है, ये कैसे काम करता है। तो फॉरवर्ड रेट ये भी एक टाइप का फ्यूचर एग्रीमेंट ही होता है, एफआरए आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो एफआरए या इंटरेस्ट ये भी एक टाइप का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और ये इंटरेस्ट रेट को लेके बनाया जाता है। ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो इंटरेस्ट रेट की जो पेमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट है फ्यूचर रेट में, तो उसकी जो पेमेंट है उसके रिगार्डिंग आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे कि किस हिसाब से काम करता है। मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी का भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, मतलब नई कंपनी कोई ओपन हुई है और उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन में भी 3 महीना लगेगा। और जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तब उसको लोन की जरूरत पड़ेगी एक्टिविटीज को करने के लिए, ठीक है, अपने ऑपरेशन पर्पज के लिए, बिजनेस के लिए। लेकिन उसको अभी लोन नहीं चाहिए। लेकिन अभी ये जो कंपनी है उसको इस बात का टेंशन है कि जो है 3 महीने बाद कहीं लोन महंगा ना हो जाए। इसको यहाँ से पढ़ते हैं। ये एग्जांपल दिया आपका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का कि ये क्या है, कैसे काम करता है। कोई कंपनी है और उसको जो है पैसे की रिक्वायरमेंट है, लोन उसको चाहिए अभी नहीं, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद उसको लोन चाहिए इस कंपनी को। ठीक है, इट इज कंसर्न, अब इस कंपनी को किस बात का टेंशन है, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ ना जाए। उसको लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 7% हो रहा है, तो उसको इस बात का टेंशन है कि कहीं 3 महीने बाद 8% ना हो जाए, क्योंकि उसको तो लोन लेना है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसको इस बात का टेंशन कि 8% हो जाएगा अभी के कंपेरिजन में। तो वो उसको यही लग रहा है कि मेरे को हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा लोन पे। तो इसमें अब उस कंपनी को डेरिवेटिव प्रोडक्ट चाहिए, उसको हेजिंग चाहिए, इस रिस्क के बढ़ने का जो उसको टेंशन है उससे उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसमें वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट या इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो है खरीद सकती है वो बैंक से। तो ये कंपनी क्या करेगी, बैंक को ये बताएगी कि
फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ऐसा कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट है कि आज ही हम इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर ले लेकिन लोन हम लेंगे आफ्टर 3 मंथ्स? तो बैंक उसको बोलेगा हाँ, ऐसा एक प्रोडक्ट है और उसका नाम है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, या आप उसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो ये एक टाइप का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है और इंटरेस्ट रेट को लेके, फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट है उसको लेके एग्रीमेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, कंपनी जो है एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट अपने बैंक के साथ कर लेगी और उसको बोलेगी कि इंटरेस्ट रेट मेरे को जो भी पे मतलब ऑफर होगा जब भी मैं लोन लूंगी आफ्टर 3 मंथ्स, उस कंपनी का इंटरेस्ट रेट आज ही डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट उसका आज ही डिसाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के बेबीज होने वाले तो पेरेंट्स उनका नाम पहले से सोच के रख लेते कि लड़का होगा तो ये नाम रख लेंगे, लड़की होगा तो ये नाम रख लेंगे। तो इसी तरह से ये कंसेप्ट कुछ काम कर रहा है, सेम सेम कि इसमें अभी लोन की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ये 3 महीने बाद है। और 3 महीने बाद है तो पहले से हमें सोच के रखना है कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी कंसेप्ट की तरह काम करता है। और जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है और जो है इसमें इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा, वो आपका एक बेंचमार्क रहेगा और उस बेंचमार्क के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है। और इसको लिखने का तरीका होता है एक ना, कैसे इसको लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, उसको लोन लेना है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 महीने बाद लेना है और कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए उसको लोन लेना है। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स उनको जो लोन चाहिए 3 महीने के लिए चाहिए, मतलब 3 महीने में वो रिपे कर देंगे। ये जो कंपनी है ये बोल रही है कि मेरे को 3 महीने के लिए लोन चाहिए, बट अभी नहीं चाहिए, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद मुझे 3 महीने के लिए लोन चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कब चाहिए, 3 महीने बाद ना। सो 3 कितने टाइम के लिए, कितना टेन्योर, 3 मंथ्स के लिए चाहिए, तो 3 में 3 ऐड करेंगे 6, तो इसको लिखेंगे 3 into 6। अगर मान लीजिए कंपनी ऐसे बोलती कि मुझे लोन चाहिए 5 मंथ्स फ्रॉम नाउ, अभी से मुझे 5 महीने बाद लोन चाहिए, अभी नहीं चाहिए, मान लीजिए किसी कंपनी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बिजली बनने में कम से कम 5 महीना लगेगा, तो उनको लोन चाहिए 5 मंथ्स फ्रॉम नाउ, अभी से 5 महीने बाद। कितने टाइम के लिए, उनको लोन चाहिए 6 मंथ के लिए, 6 महीने में लोन रिपे कर देंगे। तो हो गया 5 मंथ्स फ्रॉम नाउ, कितने टाइम के लिए, फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कब चाहिए, 5 मंथ्स फ्रॉम नाउ, तो लिखेंगे 5, टेन्योर कितना है, 6 मंथ है, तो 6 महीने के लिए चाहिए। तो 5 में आप 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11। तो इसको लिखने का तरीका 5 into 11 FRA। तो कितने महीने के लिए, कितने महीने बाद चाहिए उसको पहले लिखना, और कितने टेन्योर के लिए चाहिए उसको ऐड करके ऐसे लगा देना। कोई कंपनी बोलती है मुझे 6 महीने के लिए चाहिए और 6 महीने बाद चाहिए, 6 मंथ फ्रॉम नाउ, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो उसको कैसे लिखते हैं, 6 into 9। क्यों, क्योंकि 6 महीने बाद चाहिए और कितने के लिए, 3 मंथ्स के लिए चाहिए, तो 6 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9, तो उसको लिखेंगे हम 6 into 9। तो इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का ये बता रखा है कि इसको लिखते कैसे हैं। अगर 3 into 6 है तो मतलब 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ चाहिए और फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। क्यों, क्योंकि 3 में आप 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जाता है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ और फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। और इसका जो एंडिंग पीरियड है कितना उसका मेच्योरिटी, तो अभी से देखा जाए तो 6 मंथ का मेच्योरिटी, क्योंकि 3 महीने बाद तो लोन लेना है और 3 महीने के लिए चाहिए, तो 6 मंथ उसका एंडिंग डेट बताएगा और 3 उसका स्टार्टिंग डेट बताएगा। और ये इसको डेनोट करने का तरीका वही है फॉरवर्ड रेट को। अगर 3 into 6 या 6 into 9 है तो 6 into 9 का मतलब क्या हुआ, 6 into 9 का मतलब हुआ कि लोन चाहिए 6 मंथ फ्रॉम नाउ, कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 6 में आप 3 ऐड करेंगे तब 9 आ जाएगा ना। तो 3 महीने के लिए लोन चाहिए लेकिन अभी नहीं, 6 मंथ फ्रॉम नाउ, 6 महीने बाद चाहिए। तो 6 into 9 का तरीका क्या है कि कोई कॉर्पोरेट है उसको सिर्फ 3 महीने के लिए लोन चाहिए और जो है स्टार्टिंग 6 मंथ फ्रॉम टूडे, तो अभी से 6 महीने बाद चाहिए, तो अभी से 6 महीने बाद चाहिए तो 6 लिखा है। और कितना टेन्योर है, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए चाहिए, तो 6 + 3 9, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ऐसे 9 into 12 का मतलब क्या है कि लोन चाहिए 9 मंथ्स फ्रॉम नाउ, तो अभी से 9 महीने बाद लोन चाहिए। और 9 के बाद 12 है तो 9 में क्या ऐड करेंगे, 12 आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे, तो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। इसको लिखने का तरीका ये है, 9 into 12 मतलब स्टार्टिंग लोन चाहिए 9 महीने बाद, 9 महीने बाद लोन लेने आएंगे और 9 के बाद 12 लिखा है तो उसका मतलब सिर्फ 3 महीने में जो है पेमेंट कर देंगे, तो 3 मंथ्स के लिए लोन चाहिए लेकिन अभी नहीं, 9 महीने बाद चाहिए। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप कैसे काम करता है और ये किस तरह से ये किस हिसाब से लिखा जाता है। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है कि फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट होने वाला है उसका आप अभी से बैंक से जाके बात कर लीजिए कि क्या इंटरेस्ट रेट आप हमसे चार्ज करेंगे, वही है इंटरेस्ट रेट स्वैप। ये भी एक टाइप का डेरिवेटिव प्रोडक्ट ही होता है। चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया फ्यूचर में। और फ्यूचर में करेंसी फ्यूचर था, फिर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। तो अब हमारा अगला प्रोडक्ट आता है जो कि ऑप्शन है। ऑप्शन के बारे में तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था ना जब हम फ्यूचर के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऑप्शन क्या है, कैसे काम करता है, इसमें जो है बायर का जो है मर्जी है, राइट है, बट उसको ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब जबरदस्ती नहीं कि उसको कॉन्ट्रैक्ट हाँ ही बोलना पड़ेगा, उसको लगेगा कॉन्ट्रैक्ट सही है तो ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाएगा।
अगर बायर को लगता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए फायदा नहीं, मैं मार्केट से ले लूंगा वो ज्यादा बेटर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर भी कर सकता है। दोनों ही केसेस में सेलर का कोई राइट नहीं है, सेलर का सिर्फ ऑब्लिगेशन है इसमें। ठीक है, सेलर का क्या ऑब्लिगेशन है इसमें, जो कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है उसका ऑब्लिगेशन है, बाकी बायर का इसमें पूरा राइट रहता है, उसकी मर्जी रहती है, उसका ऑब्लिगेशन इसमें नहीं रहता। चाहे वो बाय करना चाहे सेल करना चाहे, जिस भी स्ट्राइक प्राइस में, स्ट्राइक प्राइस मतलब जो बात किया तो किस प्राइस में बात की, तो उस स्ट्राइक में बेचना चाहे खरीदना चाहे, तो उसमें जो सेलर है वो कुछ नहीं बोल सकता, उसका ऑब्लिगेशन है, उसको मानना ही पड़ेगा। बट बायर का इसमें राइट होता है, उसका ऑब्लिगेशन नहीं होता। जो इसमें भी किस तरह के असेट्स होते हैं, इसमें आपके कमोडिटीज हो सकती है, कमोडिटीज जैसे कि राइस, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सब हो सकता है। और जो हम अगर बात करते हैं फॉरवर्ड और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। ये जो डिफरेंस इसमें यही होता है कि जो बायर है, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर जो है उनके पास राइट भी होता है और ऑब्लिगेशन भी होती है। मतलब फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बायर ऐसे ना नहीं बोल सकता। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था ना, जब हम फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, तो बायर को मानना पड़ेगा। ये जो फ्यूचर और फॉरवर्ड है उसमें बायर का भी ऑब्लिगेशन होता है और सेलर का भी ऑब्लिगेशन है। बायर का कोई राइट तो है, पर साथ साथ ऑब्लिगेशन है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही जाना पड़ेगा, चाहे उनका फायदा हो लॉस हो। तो इसीलिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को लाया था। आप बोल सकते हैं फ्यूचर का अगला वर्जन जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था। तो फ्यूचर में क्या था कि बायर को मानना ही पड़ता था। तो बायर ने सोचा कि क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें हमारे हिसाब से चले, हम चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाए, हम चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं जाए, क्या ऐसा कोई ऑप्शन था? तब ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि जो है बायर की रिक्वायरमेंट को, जैसे बोलते हैं ना कस्टमर इज द की, कस्टमर ही सब कुछ है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ही सब कुछ है, तो उसी के हिसाब से ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बनाया था। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो कमियां आप बोल सकते हैं, वो बेनिफिट जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत बायर को मिलते हैं वो कम थे, तो इसीलिए ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जरूरत पड़ी। और हाँ, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको बेटर बेनिफिट दे रहा है, तो ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो इसलिए इसमें जो प्रीमियम है वो भी थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डिफरेंस ही बताया कि फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से किस लिए डिफरेंस होता है। उसमें जो बायर या जो सेलर होता है कॉन्ट्रैक्ट, उनका राइट भी है, ऑब्लिगेशन भी है। राइट है मतलब उनको राइट मिला है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, और ऑब्लिगेशन मतलब उनको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना ही पड़ेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई उसके साथ जाना पड़ेगा, एंड कैन नॉट बैक आउट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते। ये किसकी बात हो रही है, फ्यूचर या ऑप्शन वाले की। और और अगर वो जाते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से बैक होते, अगर नहीं मानते, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं चलते, तो उनको पेनल्टीज जो है उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो उसके रिगार्डिंग उनको पेनल्टी वो सब उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, इतना उनका इशू हो जाता है। लेकिन ऑप्शन वाले में ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन वाले में कॉन्ट्रैक्ट का फीचर्स ही है कि आप चाहो तो आपका राइट है, पर आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, पर इसमें राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है। कुछ टर्म्स जो कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ यूज होती है एक बार देखते हैं। इसमें पहला आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या होगा कि आपका सिक्योरिटीज कोई एसेट या कोई इंडेक्स होगा जहां पे इसको ट्रेडिंग की जाएगी, कोई फॉरेन करेंसी, ये सब इसमें हो सकता है। दूसरा ऑप्शन प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, ये अमाउंट जो कि बायर सेलर को पे करता है टू गेट द राइट। तो प्रीमियम मतलब ये फीस है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी तो एक टाइप का प्रोडक्ट है ना, जैसे आप पेन कॉपी कुछ दुकान से खरीद के लाते हैं, वो एक प्रोडक्ट है। तो ये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये एक टाइप का प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो आपको पे करनी होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट को बेच रहा है, जिसको हमने सेलर का नाम दिया, उसको ये पैसा बायर देगा। क्या कीमत सेलर लगा रहा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, तो उस कीमत को बोला जाता है ऑप्शन प्रीमियम। जैसे इंश्योरेंस और पॉलिसीज लेते हैं तो बदले में हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो सेम ये भी वैसे ही कि आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, सेलर आपको दे रहा है, तो आपको उसके लिए प्रीमियम पैसा देना पड़ेगा, उसका फीस। जैसे इंश्योरेंस हम प्रीमियम पे करते हैं, तो सेम ये भी वैसे ही है। ये फीस बायर सेलर को देता है कि उसको वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो ऑप्शन है, उस पर उसका राइट उसको मिल जाए। स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब किस रेट में बात हुआ। जैसे इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अगर आपको 1 करोड़ वाला प्रोडक्ट लेना है लाइफ इंश्योरेंस, तो आपका साल का 1 लाख जाएगा। 2 करोड़ वाला, तो जिस हिसाब से मतलब जो डील है, जो प्राइस है, वो पहले से डिटरमाइन हो जाता है कि इतने पे जो है डिसाइड होगा। तो ये स्ट्राइक प्राइस मतलब किस प्राइस में दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जैसे मान लीजिए बायर और सेलर ने बोला कि $1 के लिए 75 में जो है सेटलमेंट करेंगे आफ्टर 6 मंथ। तो ये जो $1 के लिए 75 रुपीज डिसाइड हुए, तो ये है स्ट्राइक प्राइस, जिस प्राइस पे दोनों एग्री होते हैं कि सेटलमेंट होगी, जो रिस्क से बचाएगा, किस रेट पे जो है दोनों एग्री हो रहे हैं, तो वही होगा हमारा स्ट्राइक प्राइस। इसको आप एक्सरसाइज प्राइस भी बोल सकते हैं। तो कोई भी जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हो, तो स्ट्राइक प्राइस जो असेट्स है, जिस भी असेट्स की आपने बात की, तो उसको किस रेट पे खरीदने या बेचने की बात की जा रही है, वही होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस। ऐसे एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट क्या होगा, उसका हर चीज का एक फाइनल डेट होता है, म्यूचुअल मैच्योरिटी डेट या एक्सपायरी डेट बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि आपने आज कॉन्ट्रैक्ट लिया और आप जिंदगी भर के लिए टेंशन फ्री, अब जिंदगी भर के लिए आपको प्रोटेक्शन देगा, ऐसा नहीं है। हर किसी का डेट होगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो वैसे ही जो एक्सपायरी डेट है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा उसको बोला जाता है। एक्सपायरी डेट पे या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को यूज करेगा या फिर उसको एक्सपायर जाने देगा, उसको अनयूटिलाइज किया भी छोड़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है बायर का।
कॉल ऑप्शन क्या होता है? राइट टू बाय। पुट ऑप्शन क्या होता है? राइट टू सेल। अभी राइट टू बाय और राइट टू सेल इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिर्फ जेबी के लिए नहीं बल्कि सीएबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीएबी में इसको लेके 5-5 नंबर का ऐसे केस स्टडी पूछ लेते हैं। जेबी में इतना डिटेल में तो नहीं होगा, पर अगर अभी जो हमने पढ़ा कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के ऊपर पूरा ये एग्जाम्पल के थ्रू केस स्टडी करके पूरा अच्छे से उसको समझाया हुआ है। इसको भी नीचे ही देखेंगे कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन। जब ये आपका कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है तभी मैं आपको बताऊंगी, अभी इसको मैं बस नाम रीड करके यहाँ पे छोड़। नेक्स्ट आता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितने कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, कितने कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में आउटस्टैंडिंग, मतलब ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्टिव है और वो भी बचे हुए आउटस्टैंडिंग है मार्केट में एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उनको बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट। ऑप्शन होल्डर कौन होता है? ऑप्शन होल्डर हो गया आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है। अगर मान लीजिए आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो आप हो गए इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर। वैसे यहाँ पे बोला जाता है ऑप्शन होल्डर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का नाम ही ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन होल्डर मतलब जो इसको खरीद रहा है, जो बायर है वो होगा ऑप्शन होल्डर। तो जो ऑप्शन को परचेज कर रहा है, बाई कर रहा है, उसी को बोला जाता है ऑप्शन होल्डर। ऐसे एक होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर कौन है? जो वो प्रोडक्ट आपको बेच रहा है, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको बेच रहा है वो होगा ऑप्शन सेलर। ये भी कई बार पूछ रहा था अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन सुन के आप समझ लीजिए थोड़ा सा सॉफ्ट, यूरोपियन को समझ के थोड़ा याद रखिए स्ट्रिक्ट। अमेरिकन लोग थोड़े सॉफ्ट है, यूरोपियन लोग थोड़े स्ट्रिक्ट है, ये सिर्फ याद रखने का मैंने आपको ट्रिक बताया। तो अमेरिकन ऑप्शन कैसे काम करता है? ये एक ऐसा तरीका है विच कैन बी एक्सरसाइज बाय द बायर ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट से पहले जो है बायर इस ऑप्शन को यूज कर सकता है, बिफोर द एक्सपायरी डेट। मान लीजिए एक्सपायरी डेट है मंथ एंड 30, तो वो 20-10-15 को आके ये कॉन्ट्रैक्ट को डील कर सकता है। ऐसे ही हमारा होता है यूरोपियन ऑप्शन, मतलब जो आपको जो पेमेंट है वो कब होगा? जब एक्सपायरी डेट होगा उसी दिन होगा, उससे पहले आप आके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो ये यूरोपियन जो ऑप्शन होता है ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच कैन बी एक्सरसाइज बाय द बायर ऑन एक्सपायरी डेट ओनली एंड नॉट एनी टाइम बिफोर दैट। तो एक्सपायरी डेट से पहले नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते, तो वो होगा यूरोपियन ऑप्शन। इसीलिए मैंने कहा था ये स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट मतलब जब टाइम है तभी आना, पहले आके मत बात करना, इस तरह से। ऑप्शन मतलब अमेरिकन मतलब एक्सपायरी डेट मान लीजिए 30 है, पर पहले भी आके जाके उस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा सकती है कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस तरह से। तो अमेरिकन और जो यूरोपियन ऑप्शन है इस तरह से काम करता है। कॉल ऑप्शन, कॉल होता है राइट टू बाय। तो मैंने कहा था ना कॉल और पुट ऑप्शन को बहुत डिटेल में दिया है। तो पहला हो गया हमारा कॉल ऑप्शन और दूसरा हो गया हमारा पुट ऑप्शन। दो तरह का ऑप्शन होता है, इसका एक बार डिटेल में डिस्कशन देख लेते हैं कि क्या है और ये कैसे काम करता है। तो कॉल ऑप्शन हो गया राइट टू बाय। तो किसका बाय करने का राइट? जो हमारा ऑप्शन होल्डर है, जो बायर है, उसका राइट है बाय करने का। बायर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, उसका राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशन। तो ये जो कॉल ऑप्शन है इसका मतलब होगा राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशन, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है ये। इस तरह से कॉल ऑप्शन काम करता है। तो इसमें बायर को राइट मिलता है कि वो बाय कर सकता है। क्या बाय कर सकता है? ऑलरेडी आपने कुछ अंडरलाइन असेट्स की बात की, कुछ भी असेट्स, कुछ भी प्रोडक्ट, वो सब होते हैं इसमें। ठीक है, असेट्स में क्या हो गया? कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंटरेस्ट रेट को रिगार्डिंग कुछ हो गया, ठीक है, स्टॉक हो गया, इस तरह का कुछ भी, कोई भी अंडरलाइन असेट्स, उसका एक आपने रेट डिसाइड किया जिसको हमने स्ट्राइक प्राइस बोला। ठीक है, तो उसको बाय करने का राइट, ये होगा कॉल ऑप्शन। इसको आप एग्जांपल से समझेंगे, और एग्जांपल आपका दिया हुआ है, इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है। ये जो कॉल और पोर्शन है उसको आप एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, पर अगर ऐसे मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी नहीं आएगा। तो कॉल ऑप्शन क्या आपका राइट है बट नॉट ऑब्लिगेशन। तो मैंने आपको राइट और ऑब्लिगेशन में डिफरेंस बताया था। राइट मतलब होता है हमारी मर्जी, हमारा हक, हमारा हक है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब अगर हमारा मन नहीं होगा तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे को कोई जबरदस्ती नहीं बोल सकता। तो ऑब्लिगेशन नहीं है, बस राइट है। इस तरह से जो हमारा कॉल ऑप्शन काम करता है। और जो है, लेकिन अगर हम बात, ये तो बायर की है कि उसके पास राइट है और उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सेलर की, तो सेलर का तो ऑब्लिगेशन है। अगर बायर बोल रहा है कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना है, तो भी उसको मानना पड़ेगा सेलर को। बायर बोल रहा है मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं जाना, तब भी सेलर को मानना पड़ेगा। तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो ऑप्शन मिलता है वो किसको मिलता है? बायर को मिलता है, सेलर को नहीं मिलता। ये हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं, उससे आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। मान लीजिए एक इन्वेस्टर्स है इंडिया का और उसने यूरोपियन कॉल ऑप्शंस को बाय किया। यूरोपियन आपने नाम सुना? यूरोपियन देख के आपको याद आएगा कि एक्सपायरी डेट स्ट्रिक्ट। तो एक्सपायरी डेट से पहले हम इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सपायरी डेट आने पे ही हम इसको, उसी डेट पे हम इसको यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक इन्वेस्टर से उसने क्या किया? इन्फोसिस के शेयर्स लिए कॉल ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, इन्फोसिस शेयर्स के लिए उसने कॉल ऑप्शन लिया है और यूरोपियन कॉल ऑप्शन से। तो स्ट्राइक प्राइस मतलब डिसाइड हो गया कि हाँ 1500 में जो शेयर है बाई करने का राइट है। कितने में? 1500। तो स्ट्राइक प्राइस कितना डिसाइड हुआ? स्ट्राइक प्राइस डिसाइड हुआ हमारा 1500। इसको लिख लेते हैं 1500। ठीक है,
फिर क्या हुआ, तो ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज एंड ऑप्शन बायर विल बाय द सेम शेयर्स आर 1500। तो ये जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, तो कॉल का मतलब होता है राइट टू बाय, और जो नीचे आपका ये पुट ऑप्शन है ना, इसका मतलब होता है राइट टू सेल। ये आपको राइट देता है कि आप इस रेट पे सेल कर सकते हैं, राइट टू सेल। जिसने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, पुट ऑप्शन जिसने खरीदा, उसको राइट मिलेगा कि वो इस रेट पे बेच सकता है। कॉल ऑप्शन में उसको ये राइट मिला कि इस रेट पे वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो ये होता है राइट टू बाय। चलिए, 1500 में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मतलब आपको राइट मिल गया कि आप 1500 में जो शेयर्स है, ये जो इन्फोसिस का शेयर है, 1500 में बेच सकते हैं। इसके लिए आपको, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी हर किसी का कीमत है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी आपको 1500 में आपको जो स्ट्राइक प्राइस का एक रेट मिला कि इस रेट पे आप हमें बेच सकते हैं, सेलर ने आपको ऑप्शन दिया, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो वो फी कितना था, इस कॉन्ट्रैक्ट का कीमत था 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ आपने फी उनको पे किया, प्रीमियम का नाम दिया इसमें। अब हुआ क्या कि जब एक्सपायरी डेट आया इस यूरोपियन का, क्योंकि बिना एक्सपायरी डेट के तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उस एक्सपायरी डेट पे क्या था, जो मार्केट प्राइस था उस डे पे इज मोर देन 1500, तो मार्केट प्राइस 1500 से ज़्यादा था। तो उस केस में क्या वो करेगा, जो ऑप्शन है वो, क्या ऑप्शन होल्डर उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करेगा या नहीं करेगा? यस, वो उसको यूज़ करेगा। कैसे यूज़ करेगा? जो बायर है ऑप्शंस का, मान लीजिए मार्केट प्राइस 1500 से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा कि 1700 एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए मार्केट प्राइस उसी कॉन्ट्रैक्ट, उसी प्रोडक्ट का, इन्फोसिस के शेयर का मार्केट प्राइस चला गया 1700, यहाँ पे लिख लेते हैं। इन्फोसिस के शेयर का मार्केट प्राइस कितना चला गया, मान लीजिए 1700। तो बायर ने सोचा, अब वो अपना दिमाग यूज करेगा कि मेरे को फायदा किस में, क्या मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना चाहिए या मेरे को मार्केट प्राइस के साथ जाना चाहिए। तो उसने कॉल ऑप्शंस, जिसके लिए उसने 100 रुपीज़ की कीमत चुकाई है, तो उसने बोला कि मैंने 100 रुपये तो प्रीमियम का पे किया, इसके तहत मुझे एक राइट मिला है कि मैं इस, ये जो प्रोडक्ट है, जो इन्फोसिस का शेयर है, उसको मेरे को बाई करने का राइट मिला है। क्योंकि कॉल क्या होता है, राइट टू बाय, मैंने यहाँ भी लिखा था बाई करने का राइट मिला है, कि मैं एक शेयर्स, जिसने मेरे को कॉल ऑप्शन दिया है, उससे जो है, जिसने मेरे को ये ऑफर दिया है, जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उससे मैं एक शेयर 1500 में बाई कर सकता हूँ। तो वो 1500 में शेयर्स बाय करेगा, ठीक है, क्योंकि उनका स्ट्राइक प्राइस क्या 1500 डिसाइड हुआ, तो उतने में बाय करेगा। फिर उसमें वो प्रीमियम पे करेगा, प्रीमियम कितने का, 100 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। तो 1500 का शेयर खरीदेगा और उसमें उसका अपना 100 रुपीज़ का प्रीमियम पे करेगा। 1500 में 100 ऐड किया, कितना हो गया 1600, तो उसको टोटल कीमत कितनी पड़ गई, 1600 पड़ गई एक शेयर की। पर मार्केट में भी उस शेयर का रेट कितना है, 1700 है। तो वो मार्केट में यहाँ से अपने कॉन्ट्रैक्ट को के लिए यस बोलेगा और सेलर को मानना पड़ेगा। तो 1500 में उसको एक शेयर मिलेगा अगर उसने एक शेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसका अगर प्रीमियम भी आप ऐड कर लीजिए तो 100 आता है, तो 1600 बनता है। फिर भी उसको 1700 में जाके उसको बेच देगा, तब भी उसका 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ये तो एक शेयर का, अगर उसके पास 1000 10,000 शेयर है तो उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 1500 का उसका शेयर है और 100 रुपये उसका प्रीमियम है, तो टोटल उसकी कॉस्ट देखा जाए तो 1600 पड़ गई। सपोज करते हैं उस स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, यहाँ पे तो एग्जाम्पल में उन्होंने 1800 दे रखा है, 1800 है, तो इस केस में उसने ऑप्शन को यूज किया। और अगर मान लीजिए उसने सिर्फ एक शेयर को लेके किया, तो एक शेयर में उसको कितना प्रॉफिट होगा, 1500 तो था ही, और सॉरी 1800 का तो मार्केट का प्राइस है, मतलब 1800 में मार्केट में बेचेगा, और यहाँ उसको 1500 स्ट्राइक प्राइस प्लस 100 उसको प्रीमियम का खर्चा हुआ, तो 1800 माइनस 1600, सीधा सीधा 200 रुपये फायदा है एक प्राइस में, एक शेयर में, ठीक है। तो इस बार वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को यस बोलेगा और 200 का प्रॉफिट अर्न करेगा। एक दूसरा सिनेरियो सोचते हैं, इन अनदर सिनेरियो, मान लीजिए ऐसा हो जाता, जरूरी नहीं है कि प्राइस हमेशा बढ़ेगा। इसमें क्या था कि प्राइस बढ़ के 1800 हो गया, मान लीजिए इन्फोसिस का प्राइस बहुत कम हो गया, स्टॉक का प्राइस कम हो गया, कितना कम हो गया, मान लीजिए 1500 चला गया, 1500 से भी कम हो गया, 1500 से कम कितना हो गया, मान लीजिए 1000 ही हो गया, ये बोले 1000 रुपीज चला गया शेयर्स का। तो इस केस में क्या करेगा, अगर वो मतलब मार्केट में जो शेयर है वो 1000 रुपये में मिलने लगा, यही मतलब हुआ ना, इन्फोसिस का प्राइस का कीमत बहुत डाउन हो गया, अभी मार्केट का रेट उसका 1000 हो गया, मतलब 1000 में आप खरीद बेच सकते हो। तो इसमें आपको राइट क्या मिला है, कॉल ऑप्शन खरीद के हमें ये राइट मिला है कि हम बाई कर सकते हैं स्ट्राइक प्राइस में, और स्ट्राइक प्राइस क्या डिसाइड हुआ था, 1500 है ना, एक डील हुई थी जब हमने, तो 1500 में डील हुई थी, तो वो क्यों 1500 वाली डील के साथ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर वो डील के साथ जाता है 1500 प्लस उसका जो प्रीमियम, प्रीमियम तो चलो चला गया, प्रीमियम का तो कुछ नहीं कर सकते, 1500, तो उसको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा एक शेयर के लिए अगर वो डील के साथ जाता है। लेकिन अगर वो मार्केट में जाएगा, तो मार्केट में कीमत बहुत कम होगी, 1000 रुपये, तो वो क्या प्रेफर करेगा, क्या वो डील के साथ जाएगा और 1500 रुपये पे करेगा एक शेयर के लिए, डील को भूल जाएगा और मार्केट से 1000 का एक शेयर परचेज कर लेगा अगर उसको चाहिए, तो डेफिनेटली वो डील को भूल जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, तो वो नो बोल सकता है और सेलर को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो इसमें यही होगा। दूसरे सिनेरियो में अगर शेयर का प्राइस बहुत डाउन चला गया,
1500 से भी कम हो गया, मान लीजिए ये 1000 ही हो गया, तो उसमें जो बायर है अपने कॉल ऑप्शंस को नहीं यूज करेगा, लिखा ना नॉट टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें उसकी मर्जी चल रही है। अगर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता ना तो उस पर प्रॉपर जो है पेनल्टी ये सब चीजें लगाई जाती है, वो ना नहीं बोल सकता। पर इस केस में क्योंकि ये ऑप्शन है तो बायर को ऑप्शन मिला है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाए चाहे तो नहीं जाए। तो यहाँ पे बायर ने दिमाग लगाया अपना कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाता हूँ तो मुझे एक शेयर के लिए 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे सिर्फ 1000 रुपये में एक शेयर मिल जाएगा, तो मैं क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाऊँ। तो बोलता है नो, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। और सेलर का तो ऑब्लिगेशन रहता है, सेलर कुछ नहीं इसमें बोल सकता, वो ऑप्शन नहीं यूज करेगा। अगर वो चाहे तो मार्केट से शेयर को बाय कर लेगा 1000 रुपये में इंस्टेड ऑफ स्ट्राइक प्राइस 1500, तो वो 1500 रुपये नहीं पे करेगा, वो 1000 में मार्केट से जाके खरीद सकता है। इसमें जो बायर है उसका लॉस क्या हुआ, उसमें लॉस सिर्फ उसका जो प्रीमियम था उसने 100 रुपीज पे किया, बस वही लॉस है, और उसके अलावा उसका कोई लॉस नहीं है। तो इसके साथ ही आपका पुट ऑप्शन सॉरी कॉल ऑप्शन कंप्लीट हो गया। तो समझ गए कॉल ऑप्शन कैसे है और कैसे जो है बायर अपने हिसाब से ऑप्शन को येस और नो बोलता है। इसमें पूरा एग्जांपल्स आप समझ गए, दोनों सिनेरियो हमने यहाँ पे शेयर का कीमत कम हो गया तब भी। कॉल ऑप्शन हो गया, राइट टू बाय, ये कंप्लीट हुआ। अब हम पुट ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, पुट ऑप्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। सो पुट ऑप्शन होता है हमारा राइट टू सेल, सेल करने का इसमें राइट मिल जाता है। जो ऑप्शन होल्डर है जिसने ऑप्शन खरीदा, पुट ऑप्शन को ये पुट ऑप्शन में हमारे पास राइट है बॉन्ड होल्डर के पास। मान लीजिए कोई बॉन्ड होल्डर है तो उसने पुट ऑप्शन खरीदा है, तो पुट ऑप्शन खरीदा तो इसके तहत उसको राइट मिलता है सेल करने का। मान लीजिए कोई भी अंडरलाइंग एसेट है, मान लीजिए शेयर है, तो उसको राइट मिलेगा कि उस शेयर को एक रेट डिसाइड हो जाएगा बायर सेलर के बीच में। सेलर कौन है, जो पुट ऑप्शन उसको बेच रहा है, और बायर कौन है, जो पुट ऑप्शन उससे खरीद रहा है। तो बायर और सेलर के बीच में एक डील हो जाएगी कि हम इस रेट पर डिसाइड करते हैं उस टाइम पे क्या शेयर का प्राइस है, और दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो फिर बात करके फाइनल सेटलमेंट बोलेंगे। मान लीजिए इन्होंने बोला 1500, तो इस 1500 का जो राइट मिला है इस बॉन्ड होल्डर को, बायर को, तो वो अपने पुट ऑप्शन का जो शेयर है वो 1500 में एक बेच सकता है। मार्केट में कोई भी रेट चलेगा, अगर वो ऑप्शन के साथ जाएगा तो 1500 में बेच सकता है। इसको भी बहुत अच्छा एक एग्जांपल थी, एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे इसको कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। तो पुट ऑप्शन का मतलब है जो बॉन्ड होल्डर है उसको राइट मिलेगा कि उस रेट पे वो सेल कर सकता है किसको, स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट्स। तो कुछ भी अंडरलाइंग असेट्स हो सकते हैं जैसे आपके शेयर या कुछ भी, उस पर जो प्राइस है वो भी हमारा पहले से डिटरमाइन हो जाएगा ऑन और बिफोर मैच्योरिटी डेट, एक्सपायरी डेट। अगर यूरोपियन वाला है तो एक्सपायरी डेट पे ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अमेरिकन वाला है तो एक्सपायरी डेट से पहले भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहले से बात हो जाएगी। जो सेलर है पुट ऑप्शन का, पुट ऑप्शन क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी टाइप का प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका जो सेलर है उसके पास ऑब्लिगेशन है टू बाय द असेट्स एट ए स्ट्राइक प्राइस इफ द बायर डिसाइड, अगर क्योंकि इसमें बायर की मर्जी चलती है सेलर की नहीं चलती। अगर मान लीजिए बायर ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस ऑप्शन के साथ जाना चाह रहा हूँ, तो जो सेलर है, बायर ने क्या डिसाइड किया कि मेरे को जो राइट मिला है कि मैं 1500 में सेल कर सकता हूँ, तो जो सेलर है मतलब जिसने ये प्रोडक्ट उससे खरीदा है, तो सेलर का ऑब्लिगेशन है कि उसको इस उससे खरीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा हमारे बायर से 1500 में ही। ठीक है, इस तरह से ये, तो इसमें बोला हुआ है कि अगर जो बायर है इस ऑप्शन होल्डर को अगर उसने डिसाइड किया कि वो उस ऑप्शन के साथ जाना चाहता है, तो सेलर का अंडरटेकिंग है, सॉरी सेलर का ऑब्लिगेशन है कि उसको मानना पड़ेगा और उस रेट पर उसे बाय करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सेल करने का राइट है, तो जो सेलर है उसको बाय करने का राइट मिलेगा आपसे, बाय करने का उसको एप्लीकेशन मिलेगा। एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर्स है, उसने एक यूरोपियन पुट ऑप्शन खरीदा है, तो यूरोपियन है तो मतलब एक्सपायरी डेट पे ही आप बात करेंगे। पुट ऑप्शन है तो बाय करने का सॉरी सेल करने का राइट, खरीदने का राइट होता है कॉल ऑप्शन, और पुट ऑप्शन होता है बाय करने का, सेल करने का राइट। तो उसने रिलायंस के शेयर लिए हैं हमारे इन्वेस्टर्स ने, और उसने पुट ऑप्शन खरीदा, दोनों में बात हुई बायर सेलर में, तो डील कितने में फाइनल हुई, वो ही 2300 में, तो स्ट्राइक प्राइस हो गया 2300। और क्योंकि उसने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा तो उसको प्रीमियम पे करना पड़ा, ये भी एक प्रोडक्ट है, तो उसने ये स्ट्राइक प्राइस 2300 में सेटल हो गया, तो इसका इसके नाम पे प्रोडक्ट खरीदा, तो उसकी कीमत है प्रीमियम 125 रुपीज़, तो 125 रुपये उसको पे करना पड़ा एज ए प्रीमियम। अब मान लीजिए मार्केट प्राइस चेक किया जाएगा रिलायंस का कितना है, तो क्योंकि ये यूरोपियन पुट ऑप्शन था तो जो एक्सपायरी डेट है उस दिन ही देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस है रिलायंस शेयर का। मान लीजिए एक्सपायरी डेट के टाइम पे आपका जो रिलायंस का जो शेयर है उसका कीमत 2300 से कम है, द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज। उस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए जो एक्सपायरी डेट है और उसमें जो रिलायंस के शेयर का कीमत है 1800 रुपये, तो अगर 1800 रुपये होगा तो इस केस में जो है ये ऑप्शन होल्डर जो है वो दिमाग लगाएगा कि मेरे को फायदा कहाँ पे है। तो क्या करेगा, मार्केट में तो शेयर मिल रहा है रिलायंस 1800, तो मार्केट से 1800 का एक शेयर लेगा, और एक्सपायरी डेट पे जो रिलायंस का शेयर है वो 1800 में, ठीक है, बाई और खरीद मतलब खरीद और बेच सकते हैं 1800 में, तो मार्केट से वो 1800 में खरीद लेगा एक शेयर को,
और 1800 में लेके उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था, राइट टू सेल, सेल करने का राइट कितने में, स्ट्राइक प्राइस में क्या बात हुआ था 2300, वो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाएगा और 2300 में जो सेलर है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट उससे खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बायर का तो राइट था पर सेलर का ऑब्लिगेशन है, तो बायर ने बोला कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके तहत आपका ऑब्लिगेशन है कि हाँ आपको मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी 2300 फॉर वन शेयर। तो वो मार्केट से 1800 का शेयर लेगा और सेलर को 2300 में वो शेयर बेचेगा। तो उसका प्रॉफिट हो गया, यस बायर का इसमें प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 2300 माइनस 1800 का उसने शेयर खरीदा। और हाँ उसको ये ऑफर मिला, ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसने खरीदा उसके लिए उसने प्रीमियम भी पे किया, कितना 125, तो उसको भी माइनस करेंगे। तो 2300 में से 1800 और उसमें से 125 माइनस करेंगे तो आएगा 375। तो सीधा सीधा 375 का नेट प्रॉफिट हमारे बायर को इस केस में हो गया। जो पुट ऑप्शन बायर है उसको इस केस में 375 रुपीज का फायदा हो गया। कैसे फायदा आपने कैलकुलेट किया, हमने ऐसा देखा कि मार्केट में रिलायंस शेयर का प्राइस गिर गया, उस दिन जो लास्ट डे था ना एक्सपायरी डेट, उस दिन वो इतना गिर गया कि वो 1800 रुपये उसकी कीमत है एक शेयर की। तो एक शेयर की कीमत है 1800 रुपीज, और उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके तहत राइट टू सेल, उसको सेल करने का राइट मिला था 2300 में। तो 2300 में वो कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकता है और 1800 रुपये में वो खरीदेगा मार्केट से। 2300 में वो उस सेलर को बोलेगा जिससे उसने पुट ऑप्शन खरीदा, तो उसको बोलेगा कि 2300 में मैं आपको एक शेयर बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा क्या डिसाइड होता है 2300, और सेलर को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तो 2300 में से 1800 माइनस कीजिए, माइनस जो उनका प्रीमियम था, कितना था प्रीमियम 125, तो 125 का प्रीमियम भी आपको माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा कितना 375। तो फाइनली 375 रुपीज का नेट प्रॉफिट हो गया हमारे पुट ऑप्शन होल्डर को। लेकिन अगर मान लीजिए सीन इसका उल्टा हो जाता, ऑन द अदर हैंड मान लीजिए जो एक्सपायरी डेट था उस दिन जो मार्केट का प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है रिलायंस शेयर का वो बढ़ जाता। यहाँ तो हमने सिनेरियो लिया कि प्राइस बहुत कम हो गया, मान लीजिए 1800 हो गया। अगर इसके अपोजिट रिलायंस शेयर का प्राइस उस दिन बहुत बढ़ जाता और वो होता 2800, तो मार्केट में जो रिलायंस शेयर है वो कितना 2800 का है। तो इस केस में जो बायर है उसके पास तो ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बायर की ही मर्जी चलती है, सेलर को तो नहीं इसमें कुछ होता, बायर की मर्जी चलेगी। तो बायर इसमें डिसाइड करेगा कि वो पुट ऑप्शन के साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो पुट ऑप्शन के साथ जाता तो उसके पास जो शेयर है उसको बेचने का राइट 2300 में मिलेगा, एक शेयर वो 2300 में बेच सकता है। लेकिन अगर वो पुट ऑप्शन को इग्नोर कर दे और मार्केट में जाके उसको बेचे, क्योंकि मार्केट प्राइस रिलायंस शेयर का 2800, तो मार्केट में उसको 2800 रुपीज मिलेंगे, जो कि कहीं ज्यादा है, 500 रुपये ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर कर देगा। तो इस केस में क्या होगा, जो बायर है पुट ऑप्शन का वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं यूज करेगा, नॉट टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और वो मार्केट में जाएगा और फिर ज्यादा रेट में मार्केट में बेचेगा और कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाएगा। इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारे बायर को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? इस केस में भी उसको फायदा, इस केस में फायदा तो आप नहीं बोल सकते, मार्केट से जाके वो महंगे में खरीदेगा तो तभी उसको फायदा होगा। पर उसका जो लॉस हुआ उसमें बस इतना ही है जितना उसने प्रीमियम पे किया। कितने का उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था 125, तो बस वो जो प्रीमियम उसने पे किया वही उसका लॉस है, बाकी और उसका कोई इसमें फायदा तो नहीं हुआ। इस तरह से जो है पुट ऑप्शन काम करता है। तो इसमें दोनों ही आपने सिनेरियो देखे, रिलायंस के शेयर का एग्जांपल आपने पुट ऑप्शन में देखा, इन्फोसिस के शेयर का एग्जांपल आपने कॉल ऑप्शन में देखा। तो इसमें कैसे बायर अपना दिमाग लगाता है, कैसे वो सोचता है कि मेरे को कहाँ ज़्यादा फायदा होगा, और अपने प्रॉफिट के लिए वो डिसाइड करता है कि मैं ऑप्शन के साथ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ठीक है, पुट ऑप्शन में ये है कि ये जो प्रोडक्ट है पुट ऑप्शन प्रोडक्ट, ये जो सेलर है इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बायर को हर तरीके का राइट दिया जाता है, बायर की मर्जी हमेशा चलेगी और सेलर को मानना पड़ेगा। जैसे बायर ने बोला कि मैं नहीं खरीदूंगा, मैं तुमको नहीं बेचूंगा, मैं मार्केट में बेचूंगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होल्डर है ये उसको कुछ नहीं बोल सकता है। जो सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं तुम मुझे बेचो 2300 में बेचो, ऐसा वो कुछ नहीं बोल सकता। इस तरह से काम करते हैं। आई होप आपको कॉल और पुट ऑप्शन में डिफरेंस समझ में आया होगा। फिर और भी आपको इसमें डिफरेंस दी, अब डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से कॉल और पुट ऑप्शन में नीचे भी डिफरेंस दिया है कि क्या क्या डिफरेंस है। ये है ऑप्शन होल्डर या जो बायर है हमारा ऑप्शन बायर, जिसको हमने ऑप्शन होल्डर का दिया, उस अगर उसने कॉल ऑप्शन लिया उसने पुट ऑप्शन लिया, ऐसे ऑप्शन सेलर, जो ऑप्शन सेलर ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है ये बायर है और ये सेलर है। तो कॉल ऑप्शन में उसको राइट मिलेगा कि वो उसको बाय कर सकता है, किसी भी प्रोडक्ट को उस रेट पे बाय कर सकता है, उसको वो राइट मिलेगा उसने कॉल ऑप्शन लिया। ठीक है, बॉन्ड होल्डर को, ऑप्शन होल्डर को। और पुट ऑप्शन में उसको राइट मिलेगा कि वो उसके पास राइट है कि वो जो शेयर्स है उसने क्या राइट बाय किया कि वो जो शेयर्स है उस रेट पे वो सेल कर सकता है, राइट टू सेल। अगर हम बात करें ये ऑप्शन सेलर की जिसने ऑप्शन प्रोडक्ट बेचा, तो उस इसके पास ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब उसको मानना ही पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को इसी रेट पे सेल करेगा। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे बात करें तो ये ऑब्लिगेशन है बायर की और सेलर की। तो इस तरह से काम करता है। तो कॉल ऑप्शन क्या हो गया, राइट टू बाय, पुट ऑप्शन क्या हो गया, राइट टू सेल। ये ऑप्शन ये बायर की बात हुई है,
ऑप्शन सेलर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, राइट टू सेल, उसके अगर उसने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा तो उसका ऑब्लिगेशन होगा और इस केस में उसका ऑब्लिगेशन होगा। तो ये जो सेलर होता है जो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो दोनों ही केसेस में उनको ऑब्लिगेशन है, चाहे आप बाय बोल लीजिए चाहे सेलर बोल लीजिए। लेकिन जो बायर है, चाहे उसने कॉल ऑप्शन लिया या पुट ऑप्शन लिया, दोनों ही केसेस में जो बायर है उनका क्या है, उनका राइट है, उनका ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब उनकी मर्जी है, अगर वो चाहे तो ऑप्शन के साथ जा सकते हैं वरना उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बट दोनों ही केसेस में अगर हम सेलर की बात करें तो उनका ऑब्लिगेशन है, बायर ने बोला कि यस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना है तो उनको मानना ही पड़ेगा। चलिए इसके साथ ये वाला जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 स्वैप से हम पार्ट 3 में इसको डिस्कस करेंगे। इसको एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।